छत्तीसगढ़ में जब 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये दावा किया, उसके पहले चुनाव के पहले कहा कि अगर सरकार बनेगी तो माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। 2024 के बाद उन्होंने वो आखिरी जो तारीख है वो भी तय कर दी कि 31 मार्च 2026 तक ये पूरा मसला ही जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद शुरू हुआ जवानों की मेहनत का काम, और जवानों ने लगातार 2024 और 25 में वो कारनामा करके दिखाया भी कि किस तरह से सफलताएं मिलती हैं, किस तरह से जवान ऑपरेशन करते हैं। इसी लगातार मिल रही सफलताओं के बीच 2024 में 217 माओवादी मारे गए। 2025 में तो अब आंकड़ा 250 के पार हो चुका है। लेकिन इस दरमियान बीते दिनों माओवादियों ने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि नक्सलबाड़ी के बाद बीते दिनों पहली दफ़ा ऐसा होगा कि 4 से ज़्यादा की संख्या में उनके सेंट्रल कमेटी के लोग मारे गए। तो सेंट्रल कमेटी का मारा जाना एक बड़ा नुकसान माओवादी संगठन के लिए होता है, लेकिन उतनी बड़ी सफलता पुलिस के जवानों के लिए होता है। तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त मैं गरियाबंद में हूँ, जहाँ चलपति नाम के एक जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे उनको मार गिराने की सफलता जवानों ने हासिल की थी, और उस पूरी टीम को जो लीड किए थे मैं उनके साथ बैठा हूँ। तो मुझे बहुत जिज्ञासा थी कि कैसे इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ होगा। तो बहुत इनसे निवेदन किया सर से कि थोड़ा बहुत जो जानकारी आप दे सकें, जो सुरक्षा में खलल ना पड़े या जो गोपनीयता भंग ना करे, तो कुछ बताएं उस मुठभेड़ के बारे में। तो बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त गरियाबंद के नक्सल एडिशनल एसपी धीरेन्द्र कुमार पटेल जी मेरे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज में। सर, ये एक अपने आप में मतलब मुठभेड़ तो है, चारों तरफ हो रही है, सफलताएं आंकड़ों में नंबरों में देखी जाए तो लगातार मिल रही है, लेकिन गरियाबंद को लोग उतना ध्यान से नहीं देखते। नक्सल को लेकर नक्सल की बात आती है तो सबके जहन में सुकमा, बीजापुर, अबूझमाड़ का इलाका आता है। उसमें फिर गरियाबंद के इलाके में चलपति जैसा सेंट्रल कमेटी का सदस्य मारा जाना कितनी बड़ी सफलता रही है आपके लिए? आप तो खैर बस्तर बहुत लंबे समय से काट रहे हैं। हाँ, वो तो तब जब ये चीज़ें हुई थी तब तक हमको ऐसा लगा नहीं था। जब मीडिया में ये सारी चीज़ें आप लोग जब बोलने लगे बड़ी सफलता, तब लगा अच्छा शायद बड़ी सफलता हो गई है करके। नहीं तो ऐसा कुछ वैसा नहीं हुआ था। बहुत सारे मैं लगभग 5 साल और इधर मिला के 6.25 साल करीब मेरा बस्तर रेंज में हुआ था, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कांकेर मिला के। तो वहाँ इस तरह के बहुत सारे ऐसे मुठभेड़ वहाँ मैं देखा लगातार होते रहते ये पहली बार नहीं था इस तरह का मुठभेड़। हाँ, ये है कि कैडर बड़ा पहली बार मारा गया, पर जो गंभीर मुठभेड़ हैं भयंकर वाले इसी तरह के, इस स्केल के, वो पहले भी हुए हैं। आपको ध्यान होगा तो 2017 में मार्च में एक डोरापारा में, दंतेवाड़ा में हुआ था एनकाउंटर। और सवेरे 11 बजे से शुरू होकर रात के 11 बजे 12 घंटे तक लगातार, उस समय इतना लंबा एनकाउंटर हो पाना उन परिस्थितियों में। हाँ, जबकि उस समय की परिस्थिति बहुत अलग, फोर्सेस उतनी डेंस नहीं थी, बहुत दूर दूर कैंप थे, एक्सेस उतना ज़्यादा नहीं था, तब भी वहाँ गए थे उसमें। तो उसमें भी अब क्योंकि उसमें 2 हमने नुकसान भी हुआ था, 2 जवान भी शहीद हो गए। वो जिसमें वो पालो और विजय थी जो मारी गई थी। हाँ, हुआ थी। हाँ, मैंने उसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी बाद में। तो बस हाँ, वो एक जो मेरे आंखों के सामने बड़ी घटना थी। हाँ, वो मेरे बस्तर, अब इस वाले गरियाबंद के एनकाउंटर से पहले वही बहुत बड़ी एनकाउंटर जिसमें आप लाइव मौजूद थे। हाँ, रोंगटे खड़े हुए तो मेरे में भी उसे वो पहला बड़ा मुठभेड़ एकदम बहुत नज़दीक से देखा वाला पहला था, जिसमें इसमें भी आप उपस्थित थे, आपने तो लीड किया था इस मुठभेड़ को। इसमें हाँ, और भी अधिकारी थे उसमें, तो मैं भी था, मेरी भी टीम थी। और तो ये दूसरा घटना था जिसमें ये उससे भी ज़्यादा लंबा, फिर 72 घंटे तक तो लगभग जो लगातार गोलीबारी थी वो थी 72 घंटे तक। पर उसके बाद भी 48 घंटे और ऑपरेशन सर्च वगैरह सब जारी रहा। तो मोटा अच्छा, 72 घंटे ऑपरेशन चला, उसके बाद सर्चिंग 48 घंटे। 72 घंटे जो आप ये 72 घंटे सुन रहे हैं, ये मतलब
जो वो बैटलफील्ड पे लगातार जो फायरिंग चलती रही दोनों तरफ से, हाँ, कभी ये कभी वही था। उसके बाद में फिर जब सर्च वगैरह हुआ और उनको मौका मिला, जब माओवादी निकल गए, उनको एरिया सर्च किया गया, उनका पीछा किया गया, वो तो और लंबा चला था ऑपरेशन। अच्छा, तो सर ये ऑपरेशन जब प्लान किया तो आप लोगों को मालूम था कि इतना दिन चलेगा? क्या उस तैयारी से गए थे कि चलते चलते चलने लगा ऑपरेशन लंबा 72 घंटा हो गया? हाँ, ऐसा ही हुआ। ऐसे पहले से कोई जैसे अमूमन खबरें मिलती हैं वो अलग अलग ग्रेड की रहती हैं, जो भी हमारी जिस तरह की भी सूचनाएं रहती हैं हर प्रकार की, वैसे ही उस तरह की सूचनाओं में पहले भी ऑपरेशंस हुए थे और वैसे ही रूटीन टाइप का ऑपरेशन था। और हर सूचना जिसमें ऑपरेशन निकलता है वो बहुत गंभीरता से लिया जाता है। तो उसी तरह से मतलब ऐसा नहीं था कि जाके पहले से नहीं तय किया जाता कि छोटा ऑपरेशन निकलते समय ही ये तय हम मान के चलते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है कि तैयारी में थे, लेकिन जो अब इतने सालों से खास करके इस ज़िले का अनुभव था, तो एक जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है ना, वो भी दिमाग में रहता है। तो पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ का ऐसा था कि अगर फायरिंग होता भी है तो 2-4-6 घंटे से ज़्यादा नहीं होता है। मतलब ऐसे 2 रातें बीत जाए, 3 दिन बीत जाए, इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं हुई थी, क्योंकि इतिहास ही नहीं था यहाँ। मैं तो बस्तर में ऐसा नहीं देखा। हाँ, बस्तर में ये तो गरियाबंद है जिसका लोग जिक्र भी नहीं करते। तो उसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब चीज़ें होती गई 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, फिर रात में रुकना पड़ा, अगले दिन फिर से शुरू हुआ। तो धीरे धीरे अंदाज़ा जैसे जैसे समय बढ़ते गया ना, खींचते गया, तो उसके बाद में हालांकि वहाँ पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था, एक दूसरे से सब अपने अपने जगह पे डटे हुए थे, लेकिन दिमाग में सब क्या गया था कि अंदर कुछ तो है जिसके कारण ये चीज़ें इतनी खींच रही हैं। जी, पहले से पता था क्या सर कि हम चलपति को टारगेट करने जा रहे हैं या इस बड़े कैडर को? इसमें ऐसा कुछ भी मतलब जो बड़े कैडर होते हैं, खास कर आप डीवीसी गांव वालों से या उनसे नहीं मिलता, लोगों से नहीं मिलता, अमूमन अपने कैडर से चलते फिरते या ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनसे भी नहीं मिलते। तो नाम से कौन है कौन नहीं है ये थोड़ी पता चलता है। ये तो यदा कदा है, कभी किसी ने देख लिया और कुछ खबर भेज दिया। तो इस तरह की, मैं जैसे आपको पहले बताया कि जैसे हमको हमेशा सूचना मिलती है वैसे ही सूचना मिली थी कॉमन। कैसे हुआ था सर? अच्छा, एक चीज़ और, मैं जिज्ञासावश कुछ भी सवाल पूछ लेता हूँ। अगर आपको कोई सवाल लगे कि नहीं ये सुरक्षा या गोपनीयता को भंग करने वाला है, तो आप बिल्कुल कैमरे मना कर दीजिएगा कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, मैं सवाल बदल लूँगा, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी जिज्ञासा रहती है, तो मैं पूछते पूछते कुछ भी पूछ लेता हूँ। तो मतलब ये जब आप लोग ऑपरेशन के लिए निकलते हैं तो अमूमन आप भी एक भले अधिकारी हैं लेकिन हैं एक सिपाही ही एक, तो क्या क्या तैयारियां करते हैं कि आप ऑपरेशन पे जा रहे हैं तो क्या क्या लेके चलना है, खाने में क्या लेके चलना है, और क्या क्या फर्स्ट एड बॉक्स रख लें, या तो क्या क्या लेके चलते हैं? आप तो बोल ही दिए, उतनी ही चीज़ें तो रहती हैं। मतलब उसमें क्या क्या है? जो भी है अपने शरीर में ढो के ले जाना है। तो कोई इंसान कितना ले जा सकता है? हाँ, एक कैपेसिटी है हर किसी की। वो लेके जाना है, फिर वहाँ पर हर परिस्थिति का सामना करना है। तो आप खुद ही लिस्ट बनाना उसमें, और मैक्सिमम आप कितना 10 से 14 किलो के बीच में सामान ढो सकते हो। हाँ। उसमें पानी भी रहेगा, खाना भी रहेगा। उतने में आप अगर आप कोई लग्जरी सामान ले जा सकते हो ले जाओ, कोई रोकने आपके बैग में रहेगा। वो आप क्या क्या ले जाते हैं वैसे एक अधिकारी होने के नाते? मतलब भाई आप अधिकारी भी नहीं, वो उतनी ही वही चीज़ें होती हैं जो मेरा बड्डी लेके जाएगा। हाँ, अच्छा, मैं ठीक है, आप वहाँ तो कोई रैंक लगा के नहीं जाते ना। हाँ, वहाँ सब सिपाही हैं, गोली रैंक नहीं देखती है। हाँ, गोली रैंक नहीं देखती। बस फिर पेयर में रहते हैं, जोड़ी में हम मान लीजिए जवान जाते हैं। मेरे बड्डी अब एक कोई साथ में होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे मेरा और मेरे बड्डी दोनों का बोझा ढोना पड़ जाए कभी, अगर ठीक बात, भगवान न करे कभी ऐसे परिस्थिति हो तो उतना सोच के कि मेरा सामान किसी और को भी ढोना पड़ सकता है और किसी और को मुझे भी ढोना पड़ सकता है। हाँ, क्योंकि वहाँ सब सिपाही हैं। हाँ, तो उतना ही जितना ज़रूरत है चीज़ें, खाना, पानी, फर्स्ट एड किट भी रहता है, मेडिसिन, वो सारी चीज़ें, वो सब जो ज़रूरत की, जो एक इतने सालों के अनुभव के बाद में पूरा एक जनरलाइज हो गया है पूरे ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ में। तो एक स्टैंडर्ड जो रहता है वो सारी चीज़ें लेके। अच्छा सर, इस पूरे ऑपरेशन में आप पूरे मौजूद थे और आपने बताया कि आप तबीयत आपकी बिगड़ भी गई तो आप सुबह आए,
बाकी टीम आखिरी में उसी दिन लौट के आ गई थी ख़त्म करके। इस दौरान आपने शुरुआत से अंत तक क्या क्या देखा, उसमें क्या क्या आप बता सकते हैं? तो आप थोड़ा सा शुरुआत से बताइए ना, निकले तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसमें जो जो बता सकते हैं आप, और जो लगे नहीं बताने चाहिए तो उसको हाँ, मैं आपको जितना बताया जा सकता है उतना बता दे रहा हूँ जी। कि इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट नहीं था हमारे साथ में, और भी जो यहाँ पर डिप्लॉयड हैं अलग अलग तरह की फोर्सेस हैं, और प्लस उड़ीसा की फोर्स थी। तो अलग अलग दिशाओं से हम लोग अपने जो निर्धारित जगह है वहाँ पर पहुँचे, और उसके बाद में हमने सर्चिंग शुरू करी। और सर्चिंग शुरू करते करते वो हमको उस जगह में, अब ये मान लीजिए कि बहुत टफ ही टेरेन था, और हम लोग हमेशा लड़ाई के शुरू से लेकर अंत तक में नीचे ढलान में रहे। डोमिनेटिंग सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है बोलते हैं। हाँ, और डोमिनेटिंग हाइट पे नक्सली थे। पर जो मतलब मैं तो जितने भी उसमें ऑपरेशन में वहाँ पर जो फायरिंग में रहे जवानों को, मैं पहली बार ऐसा जज्बा भी मैं देखा हूँ ना। अमूमन ऐसा नहीं होता कि फायरिंग होती है, नक्सली भाग गए तो भाग गए, या वो भारी पड़ रहे हैं तो हमको रिट्रीट करना पड़ेगा, इस तरह की कुछ सिचुएशन बनती है। यहाँ पर ना वो निकलने को तैयार हैं, ना हम नहीं छोड़ सकते थे। एक बार वो करने के बाद में फिर वो हमेशा के लिए केस स्टडी हो जाता। नक्सलियों के लिए भी, उनको भी तो मैसेज देना था ना कि आप यहाँ मनमर्जी नहीं कर सकते। तो डट गए थे। तो वो प्रतिकूल स्थिति थी, पर वहाँ पर अब जैसा कि जम गया। अब हमको शुरुआत में तो हर किसी के दिमाग में, अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगा लाग लपेट। मुझे शुरुआत के 4-5 घंटे तक, अब जैसे कुछ आधे घंटे के लिए फायरिंग रुक गई तो मुझे लगता था कि निकल के भाग गया, ऐसा हो गया करके। कुछ देर बाद में फिर किसी और एरिया से फायरिंग शुरू हो जाती थी। तो जब ये दिन भर चला तो शाम ढलते ढलते तक समझ में आ गया था कि अब ये चलते रहना है, और कितनी देर चलेगा ये नहीं पता। हो सकता था कि आने वाले 4-6 घंटे में ख़त्म हो जाए और वो हो जाए। और उसके बाद एक ये रहता है कि जो पहले दिन पूरा दिन भर फायरिंग होने के बाद में अंधेरे में अक्सर फायरिंग नहीं होती है। टेस्ट मैच के जैसा हो जाता है क्या? हाँ, अब दिखेगा ही नहीं कोई तो क्या। और नक्सली भी, पास वैसे भी नक्सली बहुत गिनती के कारतूस होते हैं, तो वो भी। हाँ, अब ये आप लोगों के माध्यम से हमको ऐसा पता चलता है। बाकी उनके साथ है कि ऐसा लड़ते समय तो ऐसा आभास नहीं हुआ जिस तरह से वहाँ गोलियाँ चली थी। हाँ, तो ऐसा लगता था कि पूरा भरपूर जैसा हमारे पास है वैसा उनके पास भी है। तो रात में दिखता नहीं, विजिबिलिटी का अपना एक लिमिटेशन होता है। बाकी सारी चीज़ें कार्डन आप कर भी लिए हो तो पूरा एक हाथ पकड़ के तो पूरा घेर के रखे नहीं है। तो जनरली नक्सली मौका देख के भाग जाने के, अब हमको रोके रखना था, भागने नहीं देना था, और वो भागने के फिराक में थे। तो हमें ये उम्मीद थी कि अब ये तो समझ लीजिए कि मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हो गया था सूरज ढलते ही। ठीक है। तो हम पूरी उम्मीद में थे कि जब हम सबसे ज़्यादा थके रहेंगे और नींद जिस समय हर किसी के ऊपर हावी होना शुरू होगा, उस समय में हमला होगा। तो उसके लिए तैयार रहना, आज नहीं सोना है मतलब नहीं सोना है करके। और उम्मीद थी कि आधी रात के बाद में किसी भी वक्त किसी एक जगह, हाँ, जो उनका स्ट्रेटजी है कि एक जगह से तोड़ ताड़ के किसी एक हमारे कंपोनेंट पे, पिकेट पे हमला करेंगे वो लोग, और वहाँ पर जो भी जिसको भी जितना नुकसान उठाना पड़े, जो बच सकते हैं भागेंगे। इस तरह की उनकी सोच होगी, और उस हिसाब से हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे। पर उस तैयारी में थे। लेकिन वो 5 बजे के आसपास में फायरिंग बंद हुई थी, अंधेरा जब शाम को, और 7 से 7:15 के बीच में फिर से शुरू हो गई। अच्छा, जो आप लोग की उम्मीद में नहीं था? नहीं था। तो क्योंकि आप तो ये सोच रहे जब थक जाए। हाँ, तो ये था, अलर्ट थे सब। तो अचानक से एकदम बिल्कुल सामने से अंधेरा था तब भी। अब क्योंकि नक्सली उस एरिया में हमेशा घूमते रहते हैं, उनको पता था कि कौन सी जगह से उतरना आसान होगा, किस जगह रास्ता है, कहाँ हम आँख मूंद के दौड़ सकते हैं और कहाँ संभल के चलना है। सारा टेरेन उनको ज़्यादा पता है। हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा, वो रोज़ वो वहीं रह रहे हैं और हम ऑकेजनली जा रहे हैं। तो पूरा उनकी जितनी संख्या थी, अब हम लोगों को उस समय लगा कि 25-30 के आसपास हो गई दौड़ने का, एकदम बिल्कुल हमारे तरफ। फिर इधर से जवाबी कार्रवाई हुई, तो उसमें आवाज़ें भी आई। बहुत सारे नक्सली वो जो उस राउंड का
दिन में 2 मारे गए थे, उसमें काफ़ी संख्या में वो लोग हुए घायल, मरे, चीखने चिल्लाने रोने की आवाज़ें आई, अपने साथियों को खींच के भी ले गए। उसके बाद पूरे रात भर वो लोग अलग अलग जगह से कोशिश की निकलने की, रात भर चली फायरिंग। पूरी रात चली? हाँ, पूरी रात, मतलब हर कंटिन्यू के रुक रुक के? वो 15 मिनट 20 मिनट के लिए रुकता था, उसके बाद फिर से शुरू हो जाता था। तो पलक मतलब ना एक कोई टिक कैसे झपकी भी नहीं ले पाया था उस रात को। तो खाना वाना आप लोग तरह नहीं की खाए, भूखे? खाना तो जैसे मौका मिला, लंबा गैप होता था, आधा घंटा पौन घंटा हो गया, अगर नहीं हो रहा है जिसको जब जैसा जैसा मौका मिलते गया वो निवाला बना बना के खाते गए और अच्छा, बैठे रहे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब फायर पे बैठे हैं मोर्चे पे, वो भी मतलब एनकाउंटर वाले, और उसमें भी समय निकाल कर 2 निवाला डालना है। तो डालना ही पड़ेगा, नहीं आप फ्यूल डालेंगे तो चलेगी इंजन ही नहीं चलेगी, फिर तो वो भी ख़त्म है। ठीक बात। भाई अगर शरीर में डिहाइड्रेट हो गए, बेहोश हो गए, तो फिर बेहोश जवान किस काम का? फिर उसको संभालने के लिए 2 और संतरी लगाना पड़ेगा। हाँ, वही बोल रहा हूँ, और आपत्ति। तो वो सारे जब वहाँ तो जब जैसा मौका मिलते जा रहा है, जो जो चीज़ें, तो फिर पूरी रात चलती रही फायरिंग? पूरी मतलब 20 तारीख का पूरा दिन, 20 और 21 की पूरी दरमियानी रात फायरिंग हुई। 21 तारीख को फिर सवेरे जो 4 बजे के आसपास आखिरी वो हुआ फायरिंग, एक्सचेंज ऑफ फायर। उसके बाद फिर दोपहर के 11 बजे तक बंद हो गया था। अच्छा। फिर 11 बजे जब सर्चिंग हुई तो एक राउंड फिर वो फायरिंग हुई। तो ये बाद में अब जब बहुत सारी चीज़ें, अब तो बहुत समय हो गया है, बहुत सारे लोग सरेंडर किए, तो उसमें ये चीज़ें अब निकल के आई थी कि वो 21 तारीख के सवेरे तक 11 माओवादी उसमें मारे जा चुके थे, और बाकी फिर वहीं पर अपना पोजीशन लेके वो लोग बैठे थे। और बॉडी आप लोग ले लिए थे? नहीं, वहाँ संभव नहीं था। अच्छा, वो बॉडी वैसी पड़ी हुई थी? हाँ, जो जहाँ जहाँ गिर गए थे, कुछ को वो लोग पहले तो शायद यहाँ जो मेरे सामने जो रात में वो 7 बजे वाला हुआ, उसमें जितने लोग दिन में जो 2 मरे थे उनकी बॉडी नहीं ले जा पाए थे, लेकिन रात में अब कितने लोगों को गोली मिली, उसमें से जो घायल हुए या जो मर भी गए उनको वो लोग खींच के ले जा चुके थे दूसरी तरफ। अब उनका जो ऊपर में हाइड आउट, जहाँ पर चारों तरफ आईडी वगैरह लगा के बना के रखा हुआ था, वहाँ ले गए थे। और सवेरे इन लोगों ने दूसरे साइड से अटैम्प्ट किया जहाँ पर, तो हो सकता है वहाँ पर ये रात वाली बॉडी को भी लेके गए और कुछ और वहाँ पर गिर के मरे होंगे। तो अगले दिन मतलब 21 के सवेरे जब 5 बजे 5 से 6 के बीच में रोशनी पड़ी, तो अलग अलग जगह पे उस साइड पे हमारे तरफ 2 बॉडी जो दिन का था, उस तरफ पे 9 और थे, तो 9 2 11 हुए। फिर दोपहर में जो एक्सचेंज फायर हो उसमें 3 और माओवादी अलग अलग टाइम में मारे गए दिन भर में। तो टोटल 21 तारीख के शाम तक 14 मारे गए थे। और सवेरे वो आपका मेन सवाल था, सवेरे 6 बजे के आसपास में जो उस सेक्शन के कमांडर थे उन्होंने मुझे कॉल करके रिपोर्ट किया कि कुछ ज़्यादा उम्र का है, बढ़िया सा घड़ी हाथ में दिख रहा है करके, बॉडी पड़ी है करके। तो उन्होंने ले लिया था अपने हैंड ओवर में? नहीं, उसके सामने दिख रहा, वहाँ तो जाते, वहाँ पर तो नक्सलियों की संख्या अच्छी खासी थी ना। हाँ। वो उसके चक्कर में बॉडी रिकवर करने जाते तो हो सकता है नुकसान हो जाता। वो जगह छोड़ने की स्थिति में कोई नहीं थे ना वो ना आप। वो आप एक कहानी हम लोग बचपन में सुनते थे, एक व्यापारी आते रहता है, रास्ते में भालू दिख जाता है, बढ़ूंगा तो भालू देख लेगा, छोड़ेगा नहीं। अच्छा। और खड़े रहूँगा तो भी थोड़ी देर बाद वो बिल से जो खाना खा रहा है वहाँ से मुंह निकालेगा तो भी मैं देखूंगा। हाँ। तो जाके भालू की गर्दन पकड़ के वहीं धंसा देता है बिल में, पीछे से पूंछ पकड़ लेता है। अब ना भालू को छोड़ पा रहा है और ना भालू निकल पा रहा है। तो वही वाली स्थिति हमारी यहाँ हो गई थी। पूंछ भी न वो निकल पा रहे हैं, न हम छोड़ पा रहे हैं। हाँ। तो फिर उसने आपको बताया कि कोई, हाँ, कि ये इस तरह से एक माओइस्ट है जो डेट पड़ा है, दिख रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा उम्र का है और एक हाथ में बढ़िया घड़ी दिख रही है करके। तो तब फिर लग गया था कि कोई बड़ा कर। हाँ, ये डीवीसी तक भी उस जो वो उम्र का जो बताया ना 60 के आसपास की उम्र का लग रहा है करके, 60 की उम्र का कोई डीवीसी नहीं है। और यहाँ पर का जो प्रोफाइल है उसमें भी उस तरह का कोई नहीं था। तो उस समय से फिर लगने लगा था कि कोई बड़ा कैडर यहाँ पर जा चुका है। और
इसलिए ये सब लड़ाइयाँ चल रही थी करके। और वो बॉडी देखने के बाद में फिर थोड़ा सा ये राहत हुआ कि अब जिसके लिए ये लोग लड़ रहे थे वो हो चुका है, तो अब ये सब भागने के फिराक में रहेंगे। अब जो इंटेंसिटी है वो एक्सचेंज ऑफ फायर की वो नीचे हो जाएगी करके, और वैसा ही हुआ फिर। लेकिन अब कम तो हो गया फ्रीक्वेंसी जो थी, बार बार जो फायरिंग हो रहा था हर आधे घंटे में, वो ऐसा नहीं हुआ। फिर 21 को दिन भर बहुत ज़्यादा फायरिंग नहीं हुआ। दोपहर में एक बार तो उसमें ऑटोमेटिक वेपन वाले कुछ दिखे, उनके साथ में फिर वो भागने की कोशिश में ही फिर अलग अलग जगह पे उसमें फायरिंग हुई। तो 3 और उसमें से मार गिराने में 21 को, हाँ ये 21 का दिन की बात है। अच्छा। फिर शाम हुआ 21 को। अब रात भर वहाँ पर तब तक आप लोग बॉडी रिकवर नहीं किए हैं अभी तक? कोई हड़बड़ी नहीं थी, क्या करना, रिस्क क्यों लेना अपने, मतलब ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए ना जो जिसको, तो क्यों? अरे प्लस और माइनस वाली बात नहीं है, ऐसा कोई देखिए वहाँ पर तो सबसे बड़ा ये रहता है ना कि जब हम आमने सामने होते हैं नक्सलियों के, तो कोशिश करते हैं, चैलेंज पुकार देते हैं, हम बता देते हैं कि हम ये है करके सरेंडर करो करके। जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो भी ना भाग पाएँ, हम भी ना भाग पाएँ, अगर वार्निंग दे सकते हैं तो वो उस तरह से उनकी तरफ से कोई संकेत नहीं मिला था, तो चल ही रहा था। तो अब स्थिति ऐसी थी कि छोड़ ही नहीं सकते थे। तो ये उसमें अब अपर हैंड लोअर हैंड होने वाली कोई बात नहीं थी। ऐसा हम तो अपनी जो करने गए हैं वो वहाँ कर रहे हैं। ऐसी कोई बेवकूफ़ी ना करें, उसमें कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिसको सुधारा ना जा सके, जो गलती, तो वो ज़रूरत ही नहीं था उन चीज़ों की। तो इंतज़ार किए, मैं भी उसमें हो सकता है उधर से आवाज़ देते सरेंडर करने के लिए, कुछ भी हो सकता था। ठीक बात। तो इंतज़ार भी किए। 21 तारीख की रात गुजरी, और तब तक और भी तो जो पीछे से बैकअप मिल रहा था आप लोग को? हाँ, वो एडिशनल फोर्सेस पूरे सारा कुछ तो खाने पीने का सामान सब हो गया। जो एम्यूनेशन भी कम हो रहे थे वो भी सारी चीज़ें हो गई। अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी भी आ गए। फिर मैं 21 तारीख के रात में मैं डिहाइड्रेट हुआ, तो मुझे थोड़ा सा उससे जो लाइन ऑफ फायर था वहाँ से थोड़ा मैं पीछे आया, पानी वानी पी के थोड़ा सा मुझे उस समय फिर रेस्ट करने का मौका मिला। उस समय STF की फोर्स आई, SP सर आए, सारी चीज़ें लेके वहाँ पर जगह पर पहुँचाए। उसके बाद में ये 21 की शाम को, उस समय जिस समय मैं पीछे की लाइन में आया, उस समय तक फिर वो अंधेरा होने के पहले बॉडी रिकवर किए। अच्छा। तो 14 बॉडी रिकवर करके निकाले, और बाकी कॉर्डन को फिर और रिइंफोर्स करके फिर बाकी फोर्सें बैठे रहीं। ये कब पता चला फिर फाइनली कि ये चलपति है? वो यहाँ बॉडी जब गरियाबंद लाए और यहाँ शिनाख्त की, यहाँ जो पुराने सरेंडर कैडर के थे, जिन लोगों ने, लड़कों ने देखा, और भी उधर फोटो वगैरह सेंड किए गए, फीडबैक लिए, तो कैडर के मारे गए थे सर उसमें से? उसमें 3 स्टेट कमेटी मेंबर, एक तो ये CC मेंबर हो गए, 3 स्टेट कमेटी मेंबर थे, जिसमें से एक उधर अपना बरगढ़ कंधमाल साइड का एक प्रभारी था उस डिवीज़न में, और 2 हमारे इधर जो धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीज़न है, यहाँ के थे सत्यम गावड़े और जयराम गुड्डू नहीं, ये SZCM थे। हाँ, स्टेट कमेटी मेंबर थे। SZC मेंबर जो बोलते हैं बस्तर में जो रैंक, वो थे। अच्छा। और उसके अलावा DVCM थे, AC मेंबर थे। टोटल 16 में से 4 या 5 पार्टी मेंबर थे सिक्योरिटी वाले, बाकी अच्छे कैडर थे सब। एरिया कमेटी मेंबर, DVCM, और स्टेट कमेटी के तो 3, एक सेंट्रल कमेटी। कितने कुल मिले थे सर इसमें ऑटोमेटिक वेपन? ये मैं भूल गया हूँ, ध्यान नहीं आ रहा है। 7 के आसपास। 7 ऑटोमेटिक। 7 और टोटल इनाम कितना रहा होगा सबके? अब ये भी अच्छा भूल गए। नहीं, आपको अलग अलग याद रहता है इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं, वो उस समय जो कुछ भी, मैं करीब 3 साढ़े 3 करोड़ सारे लोगों का मिला के 3 साढ़े 3 करोड़। हाँ, उस उतना था
टोटल। कोई उसके बाद कुछ माओवादियों ने सरेंडर भी किया, बहुत सरेंडर किए हैं। कुछ पता चला वहाँ मतलब एक्यूरेट नंबर क्या था माओवादियों का वहाँ पे? बताया ना उन्होंने। अब ये लगभग लमसम ही बताते हैं उन लोग। हाँ जी। करीब वही 40 से 50 के आसपास में थे। 40 से 50। हाँ, 40 से 50 थे। और 72 घंटे तक मुठभेड़ चली, ऑपरेशन चला, चारों तरफ से घेर के, स्ट्रेटजी बदल के कि रात को हम इंतज़ार भी कर रहे हैं दिन ढलने के बाद, लेकिन उसके बाद भी मतलब लगभग 30 के संख्या में माओवादी भाग ही गए वहाँ से। हाँ, ये भी मतलब उनकी भी रणनीति लगातार बनती रही कि कैसे निकलना है। हाँ। अब वो तो जब जान पे बनाती है तो जान बचाने के लिए इंसान क्या नहीं करता है। लेकिन अपने सेंट्रल कमेटी को नहीं बचा पाए वो लोग। अब नहीं बचा पाए परिस्थिति, अब उन जो भी उनकी परिस्थिति रही हो। हाँ, उसके बाद क्या स्थिति है सर अब इस इलाके की? अच्छा है। अब लोगों में एक तो क्या है, पहले यहाँ एनकाउंटर ही बहुत कम हो पाते थे गरियाबंद में, तो पब्लिक जो उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में थी वो डामाडोल थी। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन हावी होगा, क्या होगा। हाँ, कि तो कहाँ जाएं, किसके तरफ जाएं? हाँ, झुकाव किस तरफ हो। अभी जो है उनका विश्वास व्यवस्था की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इवन मतलब सक्रिय सहयोग बढ़ गया है हमारे लिए उसमें। और ये उसके बाद से तो बहुत सारे आत्मसमर्पण हुए, बहुत सारे बस्तर में भी जाके 1 दर्जन से ज़्यादा हो गए होंगे जो इस एरिया में सक्रिय थे, जाके बस्तर में सब अपने अपने घर में जाके सरेंडर किए हैं। और बहुत सारे छोड़ के जाना चाहते भी हैं। सब 12 साल 13 साल 14 साल की उम्र में, जिनको उनकी इच्छा के विरुद्ध, वो खेलने कूदने की उम्र में जिनको कॉलर पकड़ के यहाँ आप भर्ती कर लिए हैं, उन लोगों ने क्यों नहीं छोड़ के भागेंगे। अब उनको मौका मिला है। अब ये अपनी जान बचाने में जब जुटे हैं, जो हार्डकोर कैडर हैं, तो जिनको मौका मिल रहा है वो अपने अच्छी ज़िंदगी में वापस जा रहे हैं। कुछ सरेंडर माओवादियों से भी मैं बात कर रहा था तो उनका कहना था कि अब ग्रामीण सहयोग कम कर रहे हैं पहले की तुलना में। पहले जैसे ज़्यादा सहयोग करते थे माओवादियों को, तो अब नहीं कर रहे हैं इस इलाके में। हाँ, जो हैं वो सब बड़े कैडर जो हैं वो बाहर गई हैं, मैक्सिमम तेलुगु कैडर हैं। उनका तो एक जुड़ाव ही नहीं हो पाता है गांव वाले से। वो किनका जो लोकल सपोर्ट भी होता है वो अपने लोकल कैडर को ही देख के होता है, मुझे ऐसा लगता है। स्थानीयता का भाव है उनके अंदर। हाँ, अभी कौन यहाँ पे होगा सर बड़ा कैडर इस इलाके में सक्रिय अगर देखा जाए? यहाँ पर तो 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, गणेश हुई के हैं, जो पहले वहाँ पीड़िया की तरफ में। हाँ, पीड़िया ही उनकी राजधानी थी। हाँ। पश्चिम बस्तर जो पूरा। एक मोडेम बालकृष्णा है उर्फ मनोज, ये 2 सीसी मेंबर हैं इस एरिया में। और इसके अलावा एक प्रमोद करके DVCM है, शायद अभी प्रमोट हो गया होगा। अब इतनी वैकेंसी हुई है तो ये हो सकता है स्टेट कमेटी मेंबर प्रमोट कर दिया गया हो सकता है। ठीक है। तो आने के बाद फिर कितनी बधाइयाँ मिली सर? आने के बाद तो कहाँ, हम तो ये हम लोग 22 तारीख को आए हैं, 24 तारीख तक शरीर ही मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग हो गया था, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में भी नहीं था। उसके बाद से फिर 26 जनवरी, और उसके बाद फिर हमारे यहाँ रांची में मेला होता है, उसकी तैयारी। तो ये सब कुछ सोचने का ऐसे निकल गई चीज़ें, मतलब रूटीन में ही ज़िंदगी चली गई। ना ऑपरेशन के पहले कुछ विशेष लगा, ना ऑपरेशन में, बस ये था कि बात नहीं वो विशेष लगता था। घर में अब सोए से न्यूज़ देखते थे, और जब बाहर इतना हंगामा मचा है करके तो लगता था कि हाँ तो गरियाबंद में बड़ा कुछ हुआ है, ऐसा लगता था। पर वो खैर, अब उसमें एक और भी चीज़ होती है कि अब इतने सारे जो 16 नक्सली मारे गए, हम उन परिस्थितियों में मिले वहाँ जहाँ या तो वो हमको मार देते या हम अपने आप को बचाने के लिए उनके ऊपर फायर किया, उसके बाद मर गए, शत्रुता ख़त्म। मृत होने के बाद डेड बॉडी आई यहाँ, उनके परिजन आ रहे हैं, बॉडी लेके जा रहे हैं। सबकी कई अलग तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, तो उसमें आप कैसे खुशी मनाएंगे? ठीक बात नहीं हो पाता है वो चीज़ें। तो मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम नहीं, मानवीय दृष्टिकोण तो अपनी कहने वाली बातें हैं। मतलब ये सोचना मानवीय दृष्टिकोण, आप माने इस बात को, जिसके मन में अगर मानवता है, मानवीय दृष्टिकोण, तो वही इस बात को बोल सकता है, नहीं तो बहुत लोग नहीं भी बोलते हैं। जो वापस आने के बाद ऑपरेशन से सफलता
और ये जो सारी बातें होती हैं उसका एकमात्र जो अर्थ निकल के वो ये आता है कि हमारे जो साथी जितने साथ में गए थे सारे सकुशल आ गए हैं, उतना ही है उसका मतलब। उससे ज़्यादा और नहीं है कि इतने मार दिए, इतना इनाम हो गया तो इसके लिए उत्सव मना रहे हैं। इन सब चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, मैं भी पूछा था, ये जो जैसे 3 करोड़ के इनामी माओवादियों को मार गिराया गया, ये रकम किसको मिलेगी? ये तो उसमें जितने लोगों की जो भूमिकाएं रहती हैं, जितने भी, वो सब एक अपनी मुख्यालय में, पुलिस मुख्यालय में और हर मंत्रालय स्तर पे कमेटी है, समिति, वो सारे ऑपरेशन के पूरे जितने भी शुरू से अंत तक की घटनाएं जो कुछ भी हैं सारा चीज़ अध्ययन करके वो तय करती हैं, जवानों से लेके उसमें इन्वॉल्व जितने भी कंपोनेंट हैं। जैसे मान लीजिए 1000 फोर्स गई तो सभी को मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, कि जो जो उस फायरिंग रेंज में था उसी को मिलेगा? ऐसा नहीं होता है। अब अकेला फिर इतना ही होना होता तो फिर उतने ही लोग पूरा नक्सल मुक्त ना कर देते देश को। वहाँ जो वहाँ है उसकी भी अपनी एक किसी मशीन का हर पुर्जा अपने आप में महत्वपूर्ण होता है ना। एक्सीलेटर रहेगा, ब्रेक ही नहीं रहेगा तो थोड़ी चल जाएगा। हाँ, तो 4 चक्के और उससे वो रियर व्यू मिरर का अपना काम है। ठीक बात। जिस समय उसका मौका आता है उस समय वो अपनी भूमिका निभाता है। तो वही वाली स्थिति है यहाँ। किसी का योगदान अधिक नहीं होता, किसी का कम नहीं होता। हाँ, लेकिन ये है कि जिसकी जान दांव पे लगी है, जिसका छाती सामने वाले के बैरल के सामने है, उसकी तुलना आप नहीं कर सकते किसी से। वो अपने जान को दांव पे लगाया हुआ है। ठीक है, ये अपनी अपनी सबकी भूमिकाएं होती हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, आपने बताया। तो दरअसल चलपति को जब मुठभेड़ में मारा गया उस वक्त मैं छत्तीसगढ़ में था ही नहीं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उस घटना की ग्राउंड रिपोर्ट करूं, नहीं था। आया तो पता चला कि सर ने उसको लीड किया था और उसमें सर के साथ और भी अधिकारी थे। तो मुझे लगा इनसे कम से कम कुछ ऊपरी तौर पर जानकारी ले लूं, अपने दर्शकों के लिए भी ले लूं। जनवरी की घटना है और बहुत महीने बीत गए तो आपको लग रहा होगा पुरानी बातचीत है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए मैंने की। उसके बाद अब आप बताइएगा, अगर आपको लगता है कि क्या अभी भी उस इलाके में जाके एक बार ग्राउंड रिपोर्ट किया जाना चाहिए जहाँ चलपति को मारा गया, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक बार फिर से गरिया बंधाऊँगा और वहाँ जाकर, क्योंकि उस घटना के 2 दिन बाद भी आते तो भी वही जंगल दिखाता और बताता कि कैसे हुई होगी मुठभेड़। अगर आप लोगों का आदेश होगा तो एक बार फिर से मैं जाकर, क्योंकि मेरी भी इच्छा है, तो करूँगा एक बार ग्राउंड रिपोर्ट। वो इलाका जहाँ पे सेंट्रल कमेटी के एक सदस्य एसजेडसी और डीवीसीएम को मारा गया, 3 करोड़ से अधिक माओवादियों, इनामी माओवादियों को। बातचीत अगर आपको अच्छी लगी हो, सर का जो अनुभव है बताने का, हालांकि सर बहुत सारी उसमें बंधे हुए होते हैं नियम कायदे कानूनों में, तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं बोल सकते। और हमारा क्या, हम तो भी किसी भी नियम में नहीं है, हम तो जो भी जानकारी मिलेगी बता ही देंगे, लेकिन सर का बता पाना हर बार मुमकिन नहीं होता। जितनी जानकारियाँ सर ने बताई, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।